अर्नव का हार्ट 1 सेकंड के लिए फास्ट बीट कर गया। वो भी जल्दी से बाहर आया। खुशी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? खुशी ने सीधा उसकी तरफ मुड़कर बोला, बिल्कुल नॉर्मल टोन में, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। साइलेंस। अर्नव का फेस देखने लायक था। वॉट? खुशी ने हाथ फोल्ड कर लिए, बिल्कुल एटीट्यूड में। हाँ, गोलगप्पे, अभी इसी वक्त। अर्नव का पेशेंस फाइनली क्रैक होने लगा। तुमने मुझे इसलिए गाड़ी रोकने को बोला, मैं समझा तुम्हें कुछ। खुशी ने बीच में ही काट दिया। तो भूख लगी है मुझे। अर्नव ने अपना हाथ हेयर में फेरा, क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड। खुशी, ये कोई टाइम है स्ट्रीट फूड खाने का? खुशी चैलेंज करते हुए, आपको प्रॉब्लम है तो मत खाइए, मैं खुद खा लूंगी। और बिना उसका आंसर सुने वो सीधा गोलगप्पे वाले स्टॉल की तरफ बढ़ गई। अर्नव वहीं खड़ा रह गया, डिसबिलीफ में। अनबिलीवेबल, उसने धीरे से बोला। लेकिन फिर भी 2 सेकंड बाद वो भी उसके पीछे चल दिया। खुशी ऑलरेडी स्टॉल पे खड़ी थी एक्साइटमेंट के साथ। भैया तीखा पानी ज़्यादा। अर्नव उसके पास आके रुक गया, आर्म्स क्रॉस करके। तुम्हें ज़रा सा भी सेंस नहीं है ना? खुशी ने एक गोलगप्पा उठाया और उसे देखते हुए डेलिबरेटली खा लिया। बिल्कुल नहीं। अर्नव उसे घूर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसकी आंखों में वही छोटी सी स्माइल वापस आ चुकी थी। पागल लड़की। अर्नव गाड़ी से उतरकर थोड़ा दूर खड़ा था। उसकी नज़रें बस खुशी पर टिकी हुई थीं। खुशी गोलगप्पे वाले के सामने खड़ी थी, एक के बाद एक गोलगप्पे खा रही थी, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो उसे। उसके फेस पर एक छोटी सी खुशी भरी स्माइल थी, पर अगला ही पल उस स्माइल के साथ कुछ और भी ले आया। आहा, कितने तीखे हैं, खुशी ने धीरे से कहा, पर फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, नाक हल्का सा लाल हो गया, पर फिर भी वो जिद में और गोलगप्पा मुंह में डाल लेती है। अर्नव अपनी जगह पर खड़ा उसे देख रहा था। उसका जॉ टाइट हो गया। पागल लड़की, इतना तीखा है तो खा क्यों रही है? उसने अंदर ही अंदर सोचा। उसका दिल कर रहा था कि तुरंत जाके उसका हाथ पकड़े, उसे रोके, पानी पिलाए और बोले बस करो। पर दूसरी तरफ उसका ईगो उसे रोक रहा था। खुद ही रो रही है, खुद ही खाएगी भी। अर्नव ने अपनी नज़रें थोड़ी देर के लिए हटा ली, पर 1 सेकंड भी ज़्यादा दूर नहीं रह पाया। खुशी अब आंखों से आंसू पोंछ रही थी, पर फिर भी हंसकर वेंडर को बोलती है, भैया और देना, थोड़े और तीखे। अर्नव का पेशेंस टूटने के एज पर था। सीरियसली? उसने धीरे से टीज ग्राइंड करते हुए कहा। अगला ही पल वो सीधा खुशी के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और गोलगप्पे वाले को रोक दिया। बस और नहीं। खुशी एकदम से चौंक गई। अर्नव, क्या कर रहे हो? मुझे खाना है। खुद को टॉर्चर करना बंद करो खुशी। अर्नव की आवाज़ थोड़ी तेज थी, पर उसमें छुपी फिक्र क्लियरली फील हो रही थी। खुशी ने आंखों में आंसू के साथ उसे देखा। तुम्हें क्या, मैं जो भी करूं? एक पल के लिए सब कुछ चुप हो गया। खुशी के हाथ में आधा खाया गोलगप्पा था, पर उसका ध्यान अब सिर्फ अर्नव पर था। अर्नव ने अपनी पॉकेट से बॉटल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। पानी पियो। इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और कंसर्न ज़्यादा था। खुशी धीरे से बॉटल ले लेती है, एक सिप लेती है और उसकी आंखों के आंसू अब थोड़े कम होने लगते हैं। अर्नव साइड में खड़ा उसे देख रहा था, स्टिल थोड़ा इरिटेटेड, पर अंदर से बस एक ही बात चल रही थी, ये लड़की मुझे इतना इफेक्ट क्यों? अर्नव ने कार का डोर जोर से बंद किया। बैठो अंदर, उसने थोड़ा गुस्से से कहा। खुशी ने मुंह फुलाया और चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई। सीट बेल्ट लगाते हुए भी उसने अर्नव की तरफ देखा तक नहीं। अर्नव ने इंजन स्टार्ट किया। एक पल के लिए उसने खुशी को साइड से देखा, उसका फूला हुआ मुंह देख के बस धीरे से ना में सर हिला दिया। पागल लड़की, उसने मन ही मन में कहा। कार के अंदर एक अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस छा गई। कुछ मिनट बाद खुशी ने धीरे से कहा, थैंक्स। अर्नव ने ब्राउ रेस की। किस लिए? खुशी ने हल्का सा स्माइल किया, पर आंखें अभी भी नीचे थीं। जीजी और अभिमान जी को मिलाने के लिए और उनकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करने के लिए। अर्नव ने तुरंत आंखें रोड पर कर ली, जैसे उससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। हाँ, उसके लिए थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसने कैजुअली कहा। खुशी ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। क्यों? अर्नव ने शोल्डर्स उठाए, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने दोस्त के लिए किया है। अभिमान मेरा दोस्त है। खुशी का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ, पर फिर भी उसने हल्का सा मुंह बनाया। फिर भी हेल्प तो की ना? अर्नव ने एक छोटी सी स्मर्क दी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ हेल्प की, पर सच बोलूं तो वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुकता है, टीजिंग टोन में। तुम अकेली होती ना तो ये कभी नहीं कर पाती। खुशी तुरंत सीधी हो गई, आंखें बड़ी करके। क्या मतलब? मैं नहीं कर पाती? अर्नव ने हल्की सी हंसी रोक के कहा, मतलब सिंपल है, तुम बस बोलती ज्यादा हो, करती कम हो। व्हाट? खुशी ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ती है। सच कड़वा होता है, अर्नव ने कूल टोन में कहा, स्टीयरिंग घुमाते हुए।
खुशी गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती है। मैं सब कर सकती हूँ, समझे आप, आपकी हेल्प के बिना भी। अर्नब ने साइड ग्लांस दिया। उसकी आंखों में चमक और गुस्से का क्यूट मिक्स देख के उसकी स्माइल और बढ़ गई। अच्छा, उसने चैलेंज करते हुए कहा, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देख लेना, बिना मेरी हेल्प के। खुशी ने मुंह फिर से फुला लिया, पर इस बार उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन भी था। और अर्नब वो बस ड्राइव करता रहा, लिप्स पे हल्की सी स्माइल के साथ। खुशी अभी भी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बाय मिस्टर एंग्री यंग मैन बोलते हुए वो झट से कार का डोर खोलती है और बिना अर्नब का रिप्लाई सुने ही सीधा भाग पड़ती है घर की तरफ। खुशी, अर्नब कुछ बोलने ही वाला था, पर तब तक वो डोर से ही हाथ हिलाते हुए गेट के अंदर घुस चुकी थी। घर का हॉल आज थोड़ा अलग ही फील दे रहा था। एक तरफ टीवी पे न्यूज़ चैनल्स अभी भी इलेक्शन रिजल्ट्स रिपीट कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रताप जी और नैना जी सोफा पर बैठकर शांत सी चाय पी रहे थे। तभी दरवाज़ा खुलता है। अर्नब अंदर आता है, थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में जीत का कॉन्फिडेंस क्लियरली दिख रहा था। नैना जी सॉफ्ट स्माइल के साथ, अर्नब बेटा आ गए, आज तो पूरा देश तुम्हारी बात कर रहा है। अर्नब हल्का सा स्माइल करता है और उनके पास आके बैठ जाता है। प्रताप जी सीरियस पॉलिटिकल टोन में, ऑफिस का क्या हाल है, पार्टी के लोग संभाल रहे हैं सब? अर्नब डीप ब्रेथ लेते हुए, हाँ डैड, सब कंट्रोल में है, लेकिन असली काम अब स्टार्ट होगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, एक गलती भी हुई ना तो सब उल्टा पड़ सकता है। प्रताप जी इसे गौर से देखते हैं, जैसे उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए हों। प्रताप जी, पॉलिटिक्स में जीतना मुश्किल नहीं होता बेटा, जीत को संभालना मुश्किल होता है। लोगों का भरोसा जीतना आसान लगता है, उतना होता नहीं। अर्नब थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसीलिए तो आपसे एडवाइस चाहिए थी डैड, कैसे बैलेंस करूं पावर और लोगों की ट्रस्ट को। प्रताप जी जवाब देने ही वाले होते हैं, तभी दरवाज़ा फिर से खुलता है और अंदर आता है अभिमान। फेस पे एक हल्का सा मिस्चीवियस स्माइल, आंखों में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही हो जैसे। उसकी एंट्री पे सबका अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। हॉल का माहौल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अजीब सी टेंशन महसूस हो रही थी। प्रताप जी और नैना जी सोफा पर बैठे थे और उनके सामने अर्नब, सीधा, कंपोज्ड, लेकिन आंखों में अभी भी जीत के बाद वाली जिम्मेदारी का बोझ साफ दिख रहा था। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अभिमान अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, वही यूजुअल कॉन्फिडेंस, जैसे दुनिया की कोई भी सिचुएशन हो वो हैंडल कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो एकदम से रुक सा गया, क्योंकि सबकी नज़र उस पर टिक चुकी थी। नैना जी की नज़र में हल्की सी क्यूरियोसिटी थी, प्रताप जी की आंखें उसे गहराई से ऑब्जर्व कर रही थी, और रहाना, वो तो क्लियरली अपनी हंसी रोक रही थी। एक पल के लिए पूरा हॉल चुप हो गया। अभिमान ने हल्का सा अपना कॉलर ठीक किया। उसकी कॉन्फिडेंट स्माइल धीरे धीरे टूटकर एक ऑकवर्ड जबरदस्ती वाली स्माइल में बदल गई। क्या हुआ? उसने कैजुअल बनने की कोशिश की। सब ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन उसकी आवाज़ में वो यूजुअल स्वैग नहीं था। अंदर से वो खुद समझ गया था, कुछ तो पक्का पकड़ा गया है। आहाना अपनी जगह से थोड़ी सी आगे बढ़ी, आंखों में चमक के साथ, जैसे उसे बस मौका चाहिए था। नैना जी हल्की सी मुस्कुराईं, लेकिन चुप रहीं। प्रताप जी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते रहे, और शायद वही सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था। और फिर अर्नब, वो पीछे टिक कर बैठा था, आर्म्स फोल्डेड, उसकी नज़र सीधा अभिमान पर थी। एक सेकंड के लिए दोनों भाइयों की आंखें मिली और अर्नब ने धीरे से अपना सर ना में हिला दिया। बस एक छोटा सा जेस्चर, लेकिन उसमें एक वार्निंग थी, एक टीज भी, कि आज तू बचने वाला नहीं है। उसके होठों पर एक हल्की सी स्मर्क उभर आई। अभिमान ने वो देखा और उसकी ऑकवर्ड स्माइल और भी ज़्यादा फेक लगने लगी। अभिमान हॉल में खड़ा था, सबकी नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। उसके फेस पे एक ऑकवर्ड सी स्माइल थी, लेकिन आंखों में क्लियरली लिखा था, भाई प्लीज़ बचा ले। उसने धीरे से अर्नब की तरफ देखा और एक प्लीडिंग फेस बना दिया, जैसे बिना बोले ही हेल्प मांग रहा हो। अर्नब ने एक सेकंड के लिए उसे देखा, फिर हल्का सा स्मर्क किया। उसे समझ आ गया, ये फंस गया है। अर्नब ने तुरंत सीरियस एक्सप्रेशन बनाया और बोला, डैड, मुझे अभिमान से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, अभी। जी, काफ़ी ज़रूरी है। इतना कहकर उसने अभिमान की तरफ देखा और बिना कुछ बोले सिग्नल दिया, चल। जैसे ही डोर बंद हुआ, अभिमान ने एक गहरी सांस ली। उफ, बच गया मैं। सीधा सोफा पर गिरकर अपना चेस्ट पकड़कर बोला,
भाई आज तो सच में मेरी जान निकल गई थी। सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं। अर्नब उसे देखकर हल्की सी हंसी रोक रहा था। अभिमान तुरंत उठकर अर्नब के पास आया और उसके शोल्डर पकड़ के बोला, सीरियसली भाई, थैंक यू सो मच। अगर तू नहीं होता ना तो आज तो मेरी बैंड बज जाती। अर्नब ने उसके हाथ हटाते हुए काम टोन में कहा, रिलैक्स, इतना ड्रामा मत कर। पर हाँ, अगली बार खुद हैंडल करना सीख ले। अभिमान ने चीकी सी स्माइल दी। भाई तू है ना, मुझे क्या टेंशन। अर्नब ने सिर्फ उसे एक आई नो यू टू वेल वाली लुक दी और स्टडी रूम में हल्की सी हंसी गूंज उठी। अर्नब का एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस हो गया। उसने टेबल पर रखी फाइल उठाई और सीधा अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, अभिमान, अब काम पे लग जा। अभिमान ने आईब्रो रेस की। कौन सा काम भाई? अर्नब ने चेयर पुल करके बैठते हुए कामली कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई को लेकर डिस्कशन करना है। एरिया में जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए प्रॉपर स्कूल बनाना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए अभिमान चुप हो गया, फिर उसके फेस पर भी सीरियसनेस आ गई। स्कूल? अर्नब ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, फ्री एजुकेशन, या कम से कम इतना अफोर्डेबल कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। अभिमान अब पूरा इन्वॉल्व हो चुका था। लोकेशन डिसाइड किया? अर्नब ने मैप निकालते हुए बोला, गली के एंड में जो खाली प्लॉट है वही परफेक्ट रहेगा। वहां से आसपास के 3-4 एरियाज के बच्चे ईजिली आ सकते हैं। अभिमान ने टेबल पर झुककर मैप देखा। हाँ, और अगर हम बेसिक फैसिलिटीज से स्टार्ट करें, क्लासरूम्स, क्लीन वाटर और एक स्मॉल प्लेग्राउंड, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा। अर्नब ने थोड़ा इम्प्रेस होकर उसे देखा। एग्जैक्टली, और टीचर्स भी ऐसे चाहिए जो सिर्फ पढ़ाएं नहीं, समझें भी। अभिमान ने हल्की सी स्माइल दी। भाई ये काम ना सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, कुछ अच्छा करने वाला फील आ रहा है। अर्नब ने उसकी बात सुनकर हल्का सा सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिया, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं होगी, किसी का फ्यूचर बनेगा। रूम में एक अलग ही साइलेंस था, लेकिन इस बार वो ऑकवर्ड नहीं, मीनिंगफुल था। दोनों भाई टेबल पर झुककर प्लान्स बनाने लगे, बजट, डिज़ाइन, परमिशंस, हर छोटी बड़ी डिटेल। खुशी जैसे ही घर पहुंची, उसने गेट के बाहर ही रुककर इधर उधर नजर डाली। उसे किसी का इंतजार था। ये सुहानी जीजी भी ना अभी तक आई नहीं, खुशी ने हल्की सी नाराजगी के साथ खुद से ही कहा। थोड़ी देर बाद एक कैब आके रुकती है और उसमें से सुहानी उतरती है, पर आज कुछ अलग था। उसके चेहरे पर हल्का सा ग्लो, आंखों में चमक और लिप्स पर वो कंट्रोल की हुई शाई सी स्माइल। खुशी ने उसे देखा और तुरंत समझ गई। ओहो मैडम! खुशी सीधा उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ लेती है। ये क्या बात है, इतनी शर्मा क्यों रही हो? सुहानी तुरंत नजरें चुरा लेती है। कुछ भी नहीं खुशी, बस ऐसे ही। खुशी उसे घूरते हुए अंदर खींच लेती है। ड्रामा बंद करो और सीधा बताओ, अभिमान जी के साथ ड्राइव कैसी रही? खुशी की आंखों में मिस्चीवियस स्पार्कल था। सुहानी का फेस और भी रेड हो जाता है। खुशी प्लीज ऐसे मत पूछो। ओह हेलो, मैं बेस्ट फ्रेंड हूं तुम्हारी, मुझे फुल डिटेल चाहिए, फुल डिटेल। खुशी ने उसे सोफा पर बिठाते हुए कहा। सुहानी हल्का सा कुशन पकड़ के अपना फेस हाइड कर लेती है। वो ड्राइव नॉर्मल थी, उसने धीरे से कहा। खुशी ने तुरंत कुशन खींच लिया। नॉर्मल? ये ग्लो नॉर्मल ड्राइव का नहीं होता मैडम। सुहानी ने आंखें बंद करके डीप ब्रेथ ली, जैसे हिम्मत जमा कर रही हो। एक्चुअली अभिमान ने मुझे कैफे ले गया। खुशी की आंखें चमक उठीं। अच्छा, और? वहां वो मुझे टीज कर रहा था, फ्लर्ट भी। सुहानी की वॉइस धीरे धीरे और सॉफ्ट हो रही थी। एंड खुशी लिटरली इम्पेशेंट हो रही थी। सुहानी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, उसने मुझे कन्फेस किया। खुशी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, फिर एक्साइटमेंट में लिटरली चिल्लाई, व्हाट? खुशी श्श! सुहानी ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। शर्म से उसका फेस पूरा लाल हो गया। उसने क्या बोला? कैसे बोला? तुमने क्या जवाब दिया? खुशी एक के बाद एक क्वेश्चंस फायर करने लगी। सुहानी ने धीरे से कहा, उसने बोला कि मैं उसे पसंद हूं और वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। खुशी का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। देन उसने प्यार से पूछा। सुहानी की आंखों में हल्का सा इमोशन आया। मैंने हाँ नहीं बोली, पर मना भी नहीं किया। खुशी उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है। मतलब स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। सुहानी हल्की सी हंसी रोक नहीं पाती। खुशी उसे टीज करते हुए बोलती है, और बताओ, सिर्फ कन्फेशन हो या कुछ और भी? सुहानी तुरंत उसे कुशन से मार देती है। खुशी हंसी रोक नहीं पाती। ओके, पर एक बात बता। आप हैप्पी है ना?
सुहानी 1 सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से सर हिला देती है। हाँ। खुशी उसे हक कर लेती है। बस फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। गेट के पास खड़ी खुशी अभी भी सुहानी को टीज करने के मूड में थी, लेकिन इस बार सुहानी ने ही पहला अटैक कर दिया। सुहानी ने आंखें थोड़ी सी नैरो करके खुशी को देखा। अच्छा मैडम, मेरी तो पूरी इंटेरोगेशन हो गई, अब तुम बताओ। खुशी थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। क्या? सुहानी ने हाथ बांधकर सीधा सवाल पूछा। अर्नव जी के साथ ड्राइव कैसी रही, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने कोई ड्रामा तो नहीं किया ना, या फिर उन्हें फिर से परेशान किया? खुशी 1 सेकंड के लिए चुप, फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड हंसी। मैं? ड्रामा? कब करती हूं मैं ऐसा? सुहानी ने सीधा उसे लुक दिया। खुशी, मुझे झूठ मत बोलो। खुशी ने नजरें चुरा ली। बस थोड़ा सा ही। थोड़ा सा? सुहानी ने आईब्रो रेस किया। खुशी ने स्लोली कन्फेस किया। मैंने बीच रास्ते गाड़ी रुकवा दी थी। व्हाट? सुहानी शॉक हो गई। तुम सीरियसली नहीं सुधरोगी? खुशी ने लिप्स पाउट कर दिए। मुझे गोलगप्पे खाने थे यार। सुहानी ने अपना फोरहेड पकड़ लिया। भगवान, और अर्नव जी? खुशी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। गुस्सा हुए थे, पर फिर हैंडल कर लिया। हैंडल या उन्होंने तुम्हें हैंडल किया? सुहानी ने टीज किया। खुशी ने उसे हल्की सी पुश दी। शट अप। दोनों की हंसी चल ही रही थी कि तभी ऊपर खिड़की से एक प्यारी सी आवाज आई। खुशी, सुहानी, बाहर ही खड़े रहोगे क्या? अंदर आओ दोनों। दोनों ने ऊपर देखा। सुशीला जी खिड़की से उन्हें देख रही थी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। खुशी ने तुरंत जवाब दिया, आ रहे हैं माँ। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करती हैं और फिर घर के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही अंदर आती हैं, सुहानी सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसके स्टेप्स में अभी भी वो शर्मीली सी हल्कापन था, जैसे वो अभी भी अभिमान के ख्यालों में हो। और खुशी सीधा किचन की तरफ। माँ, मैं हेल्प कर देती हूँ, खुशी ने एप्रन उठाते हुए कहा। सुशीला जी ने उसे प्यार से देखा। आज बड़ी सीधी हो रही हो, सब ठीक तो है? खुशी हल्की सी मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। सब ठीक है माँ। सुबह का टाइम था, हल्की सी धूप शहर पर पिघल रही थी। अर्नव और अभिमान दोनों रेडी होके पार्टी ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस के अंदर ऑलरेडी कुछ लोग उनका वेट कर रहे थे, वार्ड मेंबर्स, वॉलंटियर्स और कुछ लोकल वर्कर्स। जैसे ही अर्नव अंदर आया, सब सीधा होकर खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। अर्नव ने हल्का सा स्माइल दिया। गुड मॉर्निंग। आज का काम थोड़ा अलग है और इम्पॉर्टेंट भी। अभिमान साइड में खड़ा था, आंखों में एक्साइटमेंट। भाई, आज असली चेंज शुरू करते हैं। अर्नव ने टेबल पर एक फाइल रखी, उसमें पूरा प्लान था। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, ग्राउंड पर काम होगा, अर्नव ने सीरियस टोन में कहा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। हमारे एरिया में बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, या तो पैसे की वजह से या फैमिली कंडीशंस की वजह से। हमें उन सब तक पहुंचना है। एक वर्कर ने पूछा, सर स्टार्ट कैसे करेंगे? अर्नव ने तुरंत जवाब दिया, स्टेप बाय स्टेप। उसने बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया। 1. सर्वे टीम। सबसे पहले हर गली हर बस्ती में सर्वे होगा। कौन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, सब डिटेल चाहिए। 2. टेम्पररी स्टडी सेंटर्स। जब तक स्कूल बिल्डिंग रेडी नहीं होती, हम टेम्पररी स्टडी सेंटर्स स्टार्ट करेंगे। अभिमान बीच में बोला, भाई मैं पर्सनली चेक करूंगा सब सेंटर्स, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 3. फंडिंग एंड रिसोर्सेज। अर्नव, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, टीचर्स सब फ्री होगा। स्पॉन्सरशिप और गवर्नमेंट फंड्स दोनों यूज करेंगे। 4. प्रॉब्लम रिपोर्टिंग सिस्टम। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत मुझे या अभिमान को रिपोर्ट मिले, डिले नहीं होना चाहिए। सब लोग इंप्रेस हो गए। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, एक सॉलिड एग्जीक्यूशन प्लान था। तभी एक वॉलंटियर बोला, सर कुछ एरियाज में पेरेंट्स ही बच्चों को भेजने नहीं देते। अर्नव थोड़ा आगे झुककर बोला, तो उन्हें समझाना होगा, अगर जरूरत पड़ी मैं खुद जाऊंगा। रूम में एक साइलेंस छा गया। उसकी सीरियसनेस सबको समझ आ गई। अभिमान हल्का सा मुस्कुरा के बोला, समझा दिया ना भाई ने, अब काम में लग जाओ सब। सब लोग तुरंत अपने अपने टास्क्स नोट करने लगे। अर्नव ने लास्ट में कहा, ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये जिम्मेदारी है। एक भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। सब एक साथ बोले, यस सर। मीटिंग खत्म हुई, पर एक नया मिशन शुरू हो चुका था। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त अभिमान ने अर्नव के कंधे पर हाथ रखा। भाई, सच में अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना, तो बहुत जिंदगी बदल जाएगी। अर्नव ने आसमान की तरफ देखा, बस वही चाहिए। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, पर अर्नव की गाड़ी सीधा उस छोटी सी बस्ती के सामने जाकर रुक गई। गलियां तंग थीं, छोटे छोटे घर, कच्चे रास्ते और बाहर खेलते हुए कुछ बच्चे। जैसे ही अर्नव और अभिमान अंदर आए, लोग उन्हें देखने लगे, थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा डाउट।
ये यहाँ? लोग आपस में फुसफुस करने लगे। अर्नव ने बिना किसी ईगो के सीधा एक घर के बाहर जाकर नॉक किया। एक औरत बाहर आई, थोड़ी हेजिटेंट। जी? अर्नव ने हल्का सा स्माइल दिया। नमस्ते, मैं अर्नव। आपसे थोड़ी बात करनी थी, आपके बच्चे के बारे में। औरत थोड़ी कंफ्यूज हो गई, पर उन्हें अंदर बुलाया। अंदर एक छोटा सा कमरा, एक कोने में 8-9 साल का लड़का बैठा था, पुरानी सी किताब देख रहा था। अर्नव उसके पास बैठा, उसकी आंखों में देखा। स्कूल जाते हो? लड़का धीरे से सर झुकाकर बोला, नहीं। अर्नव ने सॉफ्टली पूछा, जाना चाहते हो? इस बार लड़के ने आंखों में चमक के साथ सर हिलाया। हाँ। अर्नव ने उसकी मां की तरफ देखा। तो फिर भेजते क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी थी। साहब, घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, ये काम में हाथ बटा देता है। रूम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अर्नव ने धीरे से कहा, मैं समझ सकता हूं, पर अगर ये आज पढ़ लेगा ना, कल आपका सहारा बनेगा। अभी का छोटा फायदा उसका फ्यूचर छीन लेगा। औरत चुप हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभिमान ने सॉफ्टली ऐड किया, फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म्स सब फ्री होगा, आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। औरत ने हैरानी से देखा। सच? अर्नव ने सीधा जवाब दिया, सिर्फ सच। फिर उसने लड़के के सर पर हाथ रखा। कल से स्कूल स्टार्ट, मैं खुद देखूंगा। लड़का इतना खुश हुआ कि सीधा अर्नव को हक कर लिया। वाइट हार्ट। अर्नव थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, फिर हल्का सा स्माइल कर दिया। बाहर निकलते ही अभिमान ने धीरे से कहा, भाई, एक घर मान गया, पर पूरा एरिया? अर्नव ने आसपास देखा, फिर सीधा गली के बीच खड़ा हो गया। सब लोग 1 मिनट सुनेंगे? उसने आवाज लगाई। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। अर्नव ने उन सब की तरफ देखा, कोई मजदूर, कोई माँ, कोई बुजुर्ग। मैं आप सबसे एक ही बात कहने आया हूं, अपने बच्चों का फ्यूचर मत रोकिए। एक आदमी बोला, पर रोटी भी तो जरूरी है ना साहब? अर्नव ने सीधा जवाब दिया, रोटी आज के लिए है, पढ़ाई पूरी जिंदगी के लिए। सब चुप। हम स्कूल बना रहे हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं खुद सॉल्व करूंगा। एक माँ ने डर से पूछा, अगर बच्चा फेल हो गया तो? अर्नव ने हल्का सा स्माइल किया, तो मैं उसे पास करवाऊंगा, पर पहले उसे चांस तो दीजिए। लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे ट्रस्ट आने लगा। अभिमान ने धीरे से अर्नव के कान में कहा, भाई देख रहे हो, लोग मान रहे हैं। अर्नव ने सिर्फ इतना कहा, बस एक बार उन्हें उम्मीद दिखानी होती है। तभी वही छोटा लड़का भाग के आया। माँ मान गई, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। उसकी आवाज़ सुन के और बच्चे भी एक्साइटेड हो गए। मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। गली में पहली बार पढ़ाई के लिए इतनी खुशी थी। बैकपैक, स्पार्कल। अर्नव उन सबको देख रहा था, आंखों में एक अलग सी सैटिस्फैक्शन थी। उसने धीरे से कहा, यही चाहिए था। अर्नव ने गाड़ी धीरे से खुली जमीन के सामने रोक दी। आसपास बस्ती के छोटे छोटे घर थे, मिट्टी की स्मेल, बच्चों की हल्की सी हंसी और एक अजीब सी उम्मीद का माहौल। उसने गाड़ी से उतरते ही एक गहरी सांस ली। आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। यही परफेक्ट जगह है, अर्नव ने धीरे से कहा। अभिमान ने आसपास देखते हुए बोला, लोकेशन सही है भाई, बस्ती के बीच में स्कूल होगा तो सब बच्चे इजीली आ पाएंगे। अर्नव ने सिर हिलाया, फिर तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया जो ऑलरेडी साइड पे वेट कर रहे थे। सब ध्यान से सुनो। अर्नव की आवाज़ काम थी, लेकिन अथॉरिटी क्लियर थी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होगी, ये उन बच्चों का फ्यूचर होगा जिनके पास अभी कुछ नहीं है। स्टाफ एकदम सीरियस हो गया। अर्नव ने आगे कहा, हमें इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाना है, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं, पूरे सिटी को पता चलना चाहिए। सर कैसे? एक स्टाफ मेंबर ने पूछा। अर्नव ने सीधा जवाब दिया, एडवर्टीजमेंट। सब थोड़ा सरप्राइज्ड हुए। सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट करो, इमोशनल वीडियोस बनाओ, बस्ती के रियल बच्चों की स्टोरीज दिखाओ। लोग तभी कनेक्ट करेंगे जब उन्हें सच दिखेगा। उसने थोड़ा रुक कर ऐड किया, हर पोस्ट में एक मैसेज क्लियर होना चाहिए। एक बच्चे की पढ़ाई एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। अभिमान हल्का सा स्माइल कर रहा था। उसे पता था अर्नव सिर्फ प्लान नहीं बना रहा, वो मिशन चला रहा है। अर्नव ने फिर इंस्ट्रक्शंस दिए, एनजीओ से कांटेक्ट करो, लोकल न्यूज़ चैनल्स को इनवाइट करो और डोनेशन कैंपेन लॉन्च करो। सर टारगेट क्या रखें? दूसरे स्टाफ ने पूछा। अर्नव की आंखों में कॉन्फिडेंस था। टारगेट नहीं, इम्पैक्ट सोचो, जितना आ सके उतना कम है। फिर उसने जमीन की तरफ देखा, जैसे फ्यूचर इमेजिन कर रहा हो। यूनिफॉर्म पहने बच्चे, स्कूल की बेल, खुशी की आवाज़, और धीरे से बोला, यहां से कहानी बदलेगी। अभिमान उसके पास आके खड़ा हो गया। भाई तू सिर्फ स्कूल नहीं बना रहा, तू किसी की जिंदगी लिख रहा है। अर्नव ने हल्की सी स्माइल दी। बस शुरुआत है।
अर्नब सिर्फ एक लीडर नहीं था, वो देश का प्रधानमंत्री था और उसके फैसलों को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। जब उसने बस्ती के बच्चों के लिए उस जमीन पर स्कूल बनाने का डिसीजन लिया तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मिशन बन गया। कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड पर चल रहा था। मशीन्स की आवाज़, बच्चों की हंसी और लोगों की दुआएं, सब कुछ एक नई कहानी लिख रहे थे। एक दिन कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस और लोकल नेता अर्नब से मिलने आए। उनके चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिख रही थी, लेकिन आवाज़ में रिस्पेक्ट था। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। अर्नब ने फाइल से नज़र उठाई। रिक्वेस्ट? किस बात की? एक नेता धीरे से बोला, सर, उस जमीन पर ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल प्रपोजल पेंडिंग है, विक्रांत मल्होत्रा का। बहुत बड़े कनेक्शंस हैं उनके। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है। रूम में 1 सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। अर्नब अपनी कुर्सी से उठकर विंडो के पास जाता है। नीचे बस्ती के बच्चे खेल रहे होते हैं। फिर वो धीरे से मुड़ता है। तो आप चाहते हैं कि मैं उन बच्चों का फ्यूचर शिफ्ट कर दूं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी बिजनेसमैन के कनेक्शन स्ट्रांग हैं? सब चुप। मैं प्रधानमंत्री हूं, किसी के प्रेशर में डिसीजन लेने के लिए नहीं। मैं डिसीजन लेता हूं लोगों के लिए। दूसरी तरफ विक्रांत अपने लग्जूरियस ऑफिस में बैठा था। फोन कॉल्स पे फोन कॉल्स, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पावरफुल लॉबी ग्रुप्स। मुझे वो लैंड चाहिए, चाहे जो करना पड़े। उसने अपने कनेक्शंस एक्टिवेट कर दिए। एनवायरमेंटल क्लियरेंस पे क्वेश्चंस उठने लगे, फाइल अप्रूवल्स डिले होने लगे, इंटरनल प्रेशर क्रिएट होने लगा सिस्टम के अंदर। एक सीनियर ऑफिसर ने अर्नब के पीए से क्वाइटली कहा, सर, ऊपर तक प्रेशर आ रहा है, ये केस सेंसिटिव हो रहा है। अर्नब ने बस एक लाइन कही, सिस्टम लोगों के लिए बना है, अगर सिस्टम ही लोगों के अगेंस्ट काम करे तो उसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह अर्नब खुद बिना किसी प्रोटोकॉल के सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। मीडिया शॉक्ड, सिक्योरिटी टेंस, लोग इमोशनल। अर्नब ने एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा और कैमरा की तरफ देखकर बोला, ये स्कूल बनेगा, किसी के कनेक्शंस, किसी के प्रेशर से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, इन बच्चों का हक है। विक्रांत टीवी पर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। गेम अब इंटरेस्टिंग होगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सुबह की हल्की धूप उस जली हुई जमीन पर पड़ रही थी। कल तक जहां बच्चों के सपने उग रहे थे, आज वहां सिर्फ राख बची थी। हवा में अभी भी जलने की स्मेल थी और बस्ती के लोग चुप थे। बच्चे अपनी आधी बनी स्कूल की दीवार को देख रहे थे, जैसे किसी ने उनका फ्यूचर तोड़ दिया हो। तभी दूर से एक ब्लैक कॉन्वॉय धीरे धीरे साइड की तरफ बढ़ता है। गाड़ी रुकती है, अर्नब उतरता है। उसके कदम धीरे हैं, लेकिन हर कदम के साथ वहां खड़े लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सिक्योरिटी साइड हो जाती है, मीडिया कैमराज उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन अर्नब किसी को नहीं देखता। वो सीधा आगे बढ़ता है और झुककर मिट्टी से एक जला हुआ बोर्ड उठाता है, फ्यूचर पब्लिक स्कूल। उसकी उंगलियों पर काली राख लग जाती है। 1 सेकंड के लिए वो आंखें बंद करता है, फिर धीरे से बोलता है, ये सिर्फ आग नहीं थी, ये किसी ने सपनों को जलाया है। आसपास खड़े लोगों की आंखें भर आती हैं। अर्नब सीधा खड़ा होता है और बिना आवाज उठाए ही पूरी जगह पर कंट्रोल ले लेता है। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होगी। उसकी आवाज काम है, लेकिन उसमें एक ऐसा हुक्म है जिसे इग्नोर करना मुमकिन नहीं। हर कैमरा चेक होगा, हर कॉल ट्रेस होगी, और जो भी इसके पीछे है वो थोड़ा रुकता है, नजर सीधी आगे टिकाए हुए, वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ विक्रांत अपने लग्जूरियस ऑफिस में खड़ा शहर को देख रहा था। उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल थी। गेम शुरू हुआ है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। उसने अपना फोन उठाया, एक के बाद एक कॉल्स, कुछ लोगों को चुप रहने के लिए, कुछ लोगों को कहानी बदलने के लिए। उसे पूरा यकीन था इस बार भी सिस्टम उसके फेवर में झुक जाएगा। लेकिन 48 घंटे बाद पूरा देश टीवी के सामने था। एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस हुई थी। हॉल पैक था, कैमराज रेडी। सबके दिमाग में एक ही सवाल, क्या पीएम भी इस बार रुक जाएगा? फिर अर्नब स्टेज पर आता है, सिंपल, कंपोज्ड, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही सबको चुप कर देती है। वो माइक के पास आता है, एक पल के लिए सिर्फ लोगों को देखता है। मैं आज यहां सिर्फ प्रधानमंत्री बनकर नहीं, एक जिम्मेदार इंसान बनकर खड़ा हूं। स्क्रीन के पीछे विजुअल्स चलने लगते हैं। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स, फिर ट्रांजैक्शंस, फिर एक वीडियो। रात का वही कंस्ट्रक्शन साइट, कुछ लोग मशीन्स तोड़ते हुए, पेट्रोल फेंकते हुए, और फिर उन लोगों में से एक फोन पर बोलता है, मल्होत्रा सर का काम हो जाएगा। हॉल में हल्की सी आवाज फैल जाती है, शॉक की।
अर्नब की नज़र बिल्कुल स्टेडी है। सच छुपाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। उसी वक्त दूसरी स्क्रीन पर लाइव फुटेज आता है। पुलिस विक्रांत मल्होत्रा के ऑफिस में एंटर कर रही है। वो पहली बार शॉक में दिख रहा है। मिस्टर विक्रांत मल्होत्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। उसका कॉन्फिडेंस, उसका कंट्रोल, सब उस मोमेंट में टूट जाता है। टीवी के सामने पूरा देश देख रहा था पावर का असली मतलब। कुछ दिन बाद वही जमीन फिर से साफ की जा रही थी। राख हटा दी गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ मिट्टी नहीं, लोगों का जज्बा भी वापस आ गया था। कंस्ट्रक्शन फिर से स्टार्ट होता है। इस बार सिर्फ वर्कर्स नहीं, बस्ती के लोग, स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स सब हाथ बढ़ा रहे थे। अर्नब साइट पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके आसपास सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, लोगों का ट्रस्ट था। वो एक छोटी सी लड़की को बुलाता है। नाम क्या है तुम्हारा? एक छोटी सी आवाज आती है, अनाया। अर्नब मुस्कुराता है और उसके हाथ में एक ईंट देता है। पहली ईंट तुम रखो। अनाया धीरे से ईंट रखती है और उस मोमेंट पर सब क्लैप करते हैं। वो लड़की अर्नब की तरफ देखती है, थोड़ी सी हेजिटेशन के साथ पूछती है, अब कोई इसे तोड़ने नहीं आएगा ना? अर्नब झुकता है, उसकी आंखों के लेवल पर आता है और हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, जब तक मैं हूं तुम्हारे सपने कोई नहीं तोड़ सकता।